नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हिंदी आलोक यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा राजकीय डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा भी उसकी तिथि आ गई है, होनी है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग द्वारा अनुदानित महाविद्यालय सहायक आचार्य असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा भी होनी है। इसके अलावा राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता, एलटी ग्रेड, मुख्य परीक्षा इत्यादि परीक्षाएं होनी है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि एनईपी जो पाठ्यक्रम है, एनईपी है, बीए एनईपी हिंदी छठे सेमेस्टर के पाठ्यक्रम में भाषा विज्ञान शामिल है। उसके अतिरिक्त परास्नातक पाठ्यक्रम हिंदी में भी बहुत से विश्वविद्यालयों में जो है भाषा विज्ञान शामिल है। तो आज से हम भाषा विज्ञान पढ़ेंगे और हिंदी का ये सबसे, अगर देखा जाए, काव्य शास्त्र और भाषा विज्ञान क्लिष्ट माना जाता है, कठिन माना जाता है, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि इसे ऐसे पढ़ें कि बहुत सरल रूप में इसे समझ सकें। और जो भी आपकी परीक्षाएं हैं जिनका अभी हमने जिक्र किया है, सभी में कमोबेश भाषा विज्ञान बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और चयनित होने के लिए भाषा विज्ञान चाहे तो लिखित परीक्षा में हो, मुख्य परीक्षा में हो या आपके साक्षात्कार में हो, सभी में जो भाषा विज्ञान की उपादेयता है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ आपका एनईपी भी है एवं 6 सेमेस्टर एवं परास्नातक के पाठ्यक्रमों में, ये सभी में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले भाषा विज्ञान की बात करते हैं। तो भाषा विज्ञान है क्या? देखिए, सबसे पहले आप समझ लीजिए कि विज्ञान क्या होता है। देखिए, किसी भी विषय के व्यवस्थित ज्ञान, सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। किसी भी विषय के द सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ एनी सब्जेक्ट साइंस इज नोन एज साइंस। तो साइंस क्या है? सिस्टमैटिक नॉलेज है, यानी किसी भी विषय का व्यवस्थित ज्ञान है। तो जब भाषा विज्ञान की हम बात करते हैं तो भाषा के सुव्यवस्थित ज्ञान को भाषा विज्ञान कहेंगे। अब देखिए, जब हम भाषा और विज्ञान दोनों की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाषा क्या होती है। तो जब हम भाषा की बात करते हैं तो भाषा भाष धातु से बनी है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि भाषा की जो शब्द है, इसकी जो व्युत्पत्ति हुई है वो किस धातु से हुई है? तो भाष धातु से हुई है। अब इस जो भाष धातु है, इसका अर्थ होता है कहना। इसका शाब्दिक अर्थ होता है कहना या बोलना। मतलब जब भाषा की बात हुई तो इसका जो शाब्दिक अर्थ हुआ भाष धातु का, वो हुआ कहना या बोलना। अब जब हम भाषा की बात करते हैं और भाषा विज्ञान में भाषा की बात करते हैं तो हम केवल मानव भाषा की बात करते हैं। इसके अलावा की जो ध्वनियां हैं वो नाद हैं, लेकिन उन्हें भाषा नहीं मानते। पक्षियों की चहचहाहट, किसी वस्तु का गिरना, ये ध्वनियां तो हैं, नाद तो हैं, लेकिन हम इन्हें भाषा विज्ञान में भाषा के अंतर्गत नहीं मानते। अब इसलिए ध्वनि और भाषाई ध्वनियों को अलग अलग करने के लिए भाषा वैज्ञानिकों ने एक नया शब्द दिया, स्वन। अर्थात वे ध्वनियां जो मानव भाषा से संबंधित हैं, उन ध्वनियों को हम स्वन कहेंगे। अर्थात मानव भाषा की सबसे छोटी जो इकाई है वो स्वन है ना? मानव भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या है? स्वन है ना? देखिए, स्वन है। अब देखिए, हम जब भाषा विज्ञान की बात करते हैं तो सबसे पहले हम भाषा की परिभाषा समझते हैं। तो भाषा है क्या? शाब्दिक अर्थ में देखो तो हम जो भी बोल रहे हैं, आपसे बातचीत कर रहे हैं, आप अगर कुछ कहेंगे तो हम
उसे सुनेंगे। तो अपने विचारों के व्यक्त करने का जो माध्यम है वही भाषा है। मतलब वैचारिक आदान प्रदान के माध्यम को भाषा कहते हैं। वैचारिक आदान प्रदान, हमने कुछ सोचा, हमें विचार आया और विचार को हमने बोलकर व्यक्त कर दिया, लिखकर व्यक्त किया, संकेतों से व्यक्त कर दिया, तो उसे भाषा कहते हैं। तो वैचारिक आदान प्रदान के माध्यम को भाषा कहते हैं। यह भाषा का शाब्दिक अर्थ हो गया। समझ में आया होगा कि वैचारिक आदान प्रदान के माध्यम को भाषा कहते हैं। अब देखिए एक बात है, विभिन्न भाषा वैज्ञानिकों ने भाषा को परिभाषित करने का प्रयास किया है, जो कि विभिन्न परीक्षाओं में, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षा हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हो, या आपका प्रवक्ता हिंदी की परीक्षा हो, या BNEB की आपकी परीक्षा हो, या स्नातक की परीक्षाएं हो विभिन्न विश्वविद्यालयों की, सब में ऑब्जेक्टिव, आजकल ऑब्जेक्टिव भी हो गया है कि आपको बहुकल्पी भी प्रश्न पत्र आ रहा है और डिस्क्रिप्टिव भी आ रहा है, तो भी आपसे जरूर निश्चित रूप से जो है भाषा को परिभाषित करने के लिए कहा जाता है, भाषा के लक्षणों को बताया जाता है। तो आज हम लोग भाषा पढ़ रहे हैं, तो विभिन्न भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार हम भाषा की परिभाषाएं देखेंगे। तो पहले तो भाषा का जो शाब्दिक अर्थ हो गया, वैचारिक आदान प्रदान के माध्यम को भाषा कहते हैं। दूसरा, और अगर हम इसको कहें तो भाषा वह माध्यम है जिससे हम अपनी भावनाओं को लिखकर, बोलकर अथवा संकेतों के माध्यम से व्यक्त करते हैं। सोचिए, एक व्यक्ति है जो समाज से कनेक्ट ना हो, एक बच्चा पैदा हो और उसको हम जंगल में छोड़ दें, उसको खान पान की सारी व्यवस्थाएं करें, बस उससे बातचीत ना करें, तो क्या उसकी कोई भाषा होगी? कोई भाषा नहीं होगी। मतलब वो विचार तो करेगा लेकिन विचारों को व्यक्त नहीं कर पाएगा, विचारों को का आदान प्रदान वो नहीं कर पाएगा। तो भाषा क्या है? विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। भाषा वह माध्यम है जिससे हम अपनी भावनाओं को लिखकर, बोलकर अथवा संकेतों के माध्यम से व्यक्त करते हैं। देखिए, आज के बाद हम लोग लगातार भाषा विज्ञान पर सीरीज चलाएंगे और कई वीडियो आएंगे क्रम से हम लोग लगातार वीडियो देंगे, जिससे जो भाषा विज्ञान का जो एक जटिल, एक मुश्किल जो एक टॉपिक लगता है वो बड़ी आसानी से कवर हो जाए। तो इसका हम पूरा प्रयास करेंगे कि ये हम जल्दी ही इसको खींचें, ताकि आपकी जो परीक्षाएं होनी है उससे पहले हम पूरा पाठ्यक्रम जो है पूर्ण कर सकें। अब हम भाषा वैज्ञानिकों के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो पहली परिभाषा हमारे सम्मुख आती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्थवान, कंठोद्गीर्ण, ध्वनि समष्टि की भाषा है। ये किसका कथन है? सुकुमार सेन का। ये कहते हैं कि अर्थवान, कंठोद्गीर्ण, कंठ से निकला हुआ। देखिए, यहां तक, गले के पहले तक तो सब हवा ही, उसके बाद मानव के जो उच्चारण अवयव होते हैं वो कुछ इस तरह डेवलप होते हैं कि हवा निकलती है और कुछ विभिन्न उच्चारण अवयवों से टकराती है और फिर बाहर निकल जाती है, और उसकी जो टकराने की विशेष स्थिति होती है, विशेष स्थान से उससे स्वन निकलते हैं, स्वनों से शब्द बनते हैं, स्वनों से शब्द बनते हैं, शब्द या हम कैसे रूप या पद बनते हैं, वाक्य बनते हैं, प्रोक्ति बनती है और भाषा का पूरा ताना बाना बुना जाता है। तो हम देखते हैं कि पहली कि अर्थवान, कंठोद्गीर्ण, कंठ से निकली हुई ध्वनि समष्टि, जो ध्वनि निकली समष्टि रूप में वही भाषा है। अब आप देखिए, ये सुकुमार सेन का कथन है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको नोट करिएगा, देखिएगा। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि जटिल मुश्किल विषय हो सकता है, मैं प्रयास कर रहा हूं उसको सरल से सरल रूप में प्रस्तुत करूं, लेकिन अगर फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपना प्रश्न लिख सकते हैं, या जो भी आपको कंफ्यूजन हो रही है वो आप अपनी जिज्ञासा को रख सकते हैं और उसका उत्तर, उसको शांत करने का पूरा प्रयास किया जाए। दूसरी परिभाषा आप देखिए कि भाषा संसार का नादमय चित्र है। ये सुमित्रानंद पंत जी है ना, छायावाद के प्रमुख कवि हैं, स्तंभ है, तो उनकी ये परिभाषा है कि भाषा संसार का नादमय चित्र है। इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है, सुमित्रानंद पंत जी को। तो भाषा संसार का नादमय चित्र है। उसके बाद हम देखते हैं कि देखिए, अब नादमय चित्र कहने का मतलब क्या है सुमित्रानंद पंत जी का, कि अगर भाषा ना होती तो दुनिया में कोई संगीत ही ना होता,
पूरा दुनिया का जो सृष्टि है, जो इसका संगीत है, इसका सौंदर्य है, भाषा से ही है। उसके बाद हम देखते हैं जो तीसरी महत्वपूर्ण परिभाषा है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी, उनकी है, जो उनकी पुस्तक भाषा विज्ञान शीर्षक में जो है उसे है कि भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चरित। उच्चारण अवयव मतलब हमारा कंठ है, तालु है, मूर्धा है, तंति है ना, और जिह्वा है, इन सब से तो कहते हैं ये उच्चारण अवयव है। तो भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चरित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज विशेष के लोग आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ये भोलानाथ तिवारी जी की परिभाषा है। अब आप देखिए, इसको समझने का प्रयास करिए कि भाषा क्या है। उच्चारण अवयव आप समझ गए, हमने उच्चारण अवयव समझा दिया। से उच्चरित, उच्चारण अवयव से उच्चरित होता है कोई भी स्वर। यादृच्छिक, यादृच्छिक क्या होता है आगे हम लोग पढ़ेंगे, जो भाषा के लक्षण पढ़ेंगे, लेकिन आप समझ लीजिए यादृच्छिक मतलब होता है कि भाषा में क्या होता है, जो भी कोई शब्द होता है उसका जो भी कोई शब्द होता है और शब्द का जो अर्थ निकलता है उनमें कोई तार्किक संबंध नहीं होता, उनमें कोई तार्किक संबंध नहीं होता। जैसे मान लीजिए इसको जो है मार्कर कहते हैं, तो मार्कर ही क्यों कहते हैं ये कोई तर्क नहीं है, बाकी लोग भी इसको मार्कर कहते हैं इसलिए हम भी इसको मार्कर कहते हैं। अगर पुस्तक को पुस्तक कहते हैं तो इसका कोई तर्क नहीं है कि पुस्तक को पुस्तक ही क्यों कहते हैं, डस्टर को डस्टर ही क्यों कहते हैं, ये कोई तर्क नहीं है, कोई तर्कपूर्ण नहीं है। बस क्या है कि और लोग भी इसको यही कहते हैं इसलिए हम भी इसे यही कहते हैं। और दूसरी बात क्या है कि जैसे मान लीजिए हम लोग जल कहते हैं, अंग्रेजी वाले लोग उसको वाटर कहते हैं और अरबी फारसी में आब कहते हैं। तो आप देखिएगा कि अलग अलग भाषा वाले लोग एक ही चीज को अलग अलग नाम देते हैं, इसका मतलब उसका कोई तार्किक संबंध नहीं है। समाज विशेष में के लोग आपस के जो किसी वस्तु को जो नाम दे देते हैं हम भी वही कहने लगते हैं, तो ये भाषा की यादृच्छिकता है। उसके बाद हम देखेंगे कि यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है, ऐसी व्यवस्था है ध्वनि प्रतीकों की जिसके द्वारा समाज विशेष के लोग, क्योंकि हम समाज के हिंदी समाज से बाहर निकलेंगे, बांग्ला समाज में जाएंगे तो उसके अलग तरीके के ध्वनि प्रतीक हैं, हम गुजराती में जाएंगे अलग तरीके के हैं, हम मलयालम में जाएंगे अलग तरीके के हैं। तो हर भाषा भाषी क्षेत्र के अपने होते हैं, दूसरे भाषा भाषी क्षेत्र में दूसरे भाषा के भौगोलिक क्षेत्र में जाएंगे तो वो ध्वनि प्रतीक अलग हो जाएंगे, जिसके द्वारा समाज विशेष के लोग आपस में क्या करते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं। अंग्रेजी समाज के लोग वाटर कह के और हम लोग पानी कह के, है ना, और अरबी फारसी के लोग आब कह के। तो सबकी अपनी व्यवस्था है और उन्होंने अपने हिसाब से नाम रख रखे हैं, तो इसमें कोई तार्किक संबंध नहीं होता। तो ये भोलानाथ तिवारी का कथन है। अब आप एक चीज और देख सकते हैं, ये तो मानव भाषा की बात हो रही है, इसके अलावा मानवेतर भाषाएं होती है। मानवेतर भाषाएं का मतलब मानव से हटके। अभी हमने कहा कि मानव की ही भाषा होती है और कोई भाषा नहीं होती, ऐसा नहीं है। रिसर्चेस हुई हैं तो उनमें कुछ हद तक पाया गया है कि मानव के अतिरिक्त अन्य लोग भी बातचीत करते हैं, जिनमें मधुमक्खियों की भाषा के बारे में काफी काम हुआ है और उसमें देखा गया है कि मधुमक्खियां अपने आसपास के क्षेत्र में अगर कोई फूल होता है, फूल से वो लाती हैं रस, तो एक साथ अगर वो लाखों मक्खियां निकलती हैं तो एक ही तरह का रस लाती हैं, अन्य अलग तरीके का नहीं लाती, क्योंकि फिर मिक्सचर खराब हो जाएगा शहद का। तो वो क्या करती है, एक मक्खी गई तो फिर वो उसको अधिक नाच के या छत्ते पर नाचती है आके। अगर वो देर तक नाचती है तो इसका मतलब है कि बहुत सारा वहां रस है, बहुत सारा वहां फूल है। और अगर कम देर तक नाचती है तो कम होगा। भुनभुनाना, अगर अधिक भुनभुनाती है तो अधिक होगा, कम भुनभुनाती है तो कम होगा। अगर वो गोल गोल घूम रही है इसका मतलब आसपास ही है, अगर वो ऊपर नीचे घूम रही है तो वो दूर हो सकता है, दूर होगा। तो इस तरह करके वो कम्युनिकेट करती है अन्य मक्खियों को कि उसकी लोकेशन क्या है जहां से हमें जो है फूलों का रस लाना है। तो ये मक्खियों की भाषा हो गई। गोरिल्ले की भाषा पर बहुत काम हुआ है। एक बच्चे को, गोरिल्ले को साथ रखा गया और देखा गया कि गोरिल्ला का बच्चा है वो मनुष्य के बच्चे से 100 शब्द ज्यादा सीख गया, लेकिन वो उससे आगे नहीं बढ़ पाया।
उसी तरह डॉल्फिन की भाषाओं पर भी काम हुआ है, पेड़ पौधों की भाषाओं पर भी काम हुआ है। और ये देखा गया है कि जब किसी पेड़ पर, वृक्षों पर जो है हमला होता है किसी कीड़े का, तो वृक्ष क्या करते हैं कि एक ऐसा केमिकल बनाने लगते हैं अपने अंदर कि वो उसके पत्ते जो है उस कीट के, जो उसने हमला किया उस कीट के खाने योग्य नहीं बचते, और भूख के मारे, मतलब खाने के अभाव में फिर वो कीट मर जाता है। और एक ये भी देखा गया है कि वो अपने पत्तियों से आसपास के जो वृक्ष होते हैं उनको कुछ केमिकल भेजते हैं मैसेज के रूप में, जिससे वो पहले ही वो वाला केमिकल अपने अंदर बनाने लगते हैं, अपने पेड़ बनाने लगते हैं, जिससे उस कीट का हमला उन पर ना हो। तो ये भी देखा गया है कि मानवीयतर भाषाओं पर भी काम किया गया है, और मनुष्य के अतिरिक्त भी कुछ तरह की भाषाएं हैं, लेकिन जितनी समृद्ध और सशक्त मनुष्य की भाषा है ऐसी अन्य भाषाएं नहीं है, लेकिन अभी इस पर शोध जारी है। तो ये मानवीयतर भाषाओं की बात हुई। तो भाषा क्या होती है, मेरे हिसाब से आपकी समझ में आ गया होगा। अब जो हम लोग अगली क्लास लेंगे उसमें देखेंगे भाषा के लक्षण, कि भाषा के कौन कौन से लक्षण होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मैं डॉक्टर आलोक कुमार तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, आज के लिए आप सबसे विदा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी, वंदे मातरम, नमस्कार।